Hello everyone, welcome to this fourth session of audit. Before we move forward, हमने 3 सेशन में काफ़ी सारा ऑडिट कवर किया है, यानी बेसिक्स से लेके टाइप्स ऑफ ऑडिट से लेके उनके डिफरेंसेस तक के और मेनी अदर थिंग्स। आई होप आप लोगों ने वो पढ़ा है और उस बेसिस पर हम लोग ये फोर्थ सेशन शुरू कर रहे हैं। ये जो हमारा ऑडिट का फोर्थ सेशन है जो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। नाउ इस सेशन में हम लोगों का जो मेन इम्फासाइज रहेगा वो रहेगा कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जैसे कि व्हाट इज इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनायर्स क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन क्या है, टीमिंग एंड लीडिंग या लैपिंग फ्रॉड या मिसमैनेजमेंट क्या है, audit of receipts, audit of expenditure, audit on verification of assets and liabilities, and end of the lecture or throughout the lecture we will have some questions. इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ये लेक्चर में ज्यादा मोर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम फैक्ट्स अलोंग विद सम रीडिंग रहेगा। रीजन बीइंग कि इसमें जैसे हमने कहा इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन आयर्स या इंटरनल चेक, तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन आयर्स में क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये क्वेश्चंस के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। और वाउचिंग और वेरिफिकेशन में क्या वेरीफाई करना है, इसके पॉइंटर्स आप लोगों को याद रखने हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि ये लेक्चर में आपको एक क्वेश्चंस का फॉर्मेट या पॉइंटर्स का वेरिफिकेशन का फॉर्मेट आपको मिल जाए और उसका बेसिस लेके आपको आगे बढ़ना है फॉर अदर थिंग्स एज वेल। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो व्हाट इज इंटरनल चेक? सबसे पहला सवाल तो आता है इंटरनल चेक क्या है। सो इंटरनल चेक एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना इनबिल्ट मैकेनिज्म है जिसमें ऐसे एक अरेंजमेंट की जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ या अदर लोग जो काम कर रहे हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल मैकेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन का खुद का मैकेनिज्म ही चेक करते हुए रहे। Sometimes it is also called maker checker concept, which is a part of the internal check. So internal check is an arrangement of staff duties where none is allowed to carry through and record every aspect of transaction, so that collusion between any two or more persons, fraud is prevented, and at the same time the possibility of errors and frauds are reduced to the minimum. जैसे मान लेते हैं कि हमें परचेसेस की एंट्रीज करनी है, तो इंटरनल कंट्रोल के लिए हम लोगों ने क्या किया, परचेसेस के एंट्रीज करने के लिए 2 लोगों को असाइन कर दिया। तो एक पर्सन क्या करता है, सिर्फ एक जर्नल एंट्री बना के उसको में फीड करता है सॉफ्टवेयर के अंदर, और दूसरा पर्सन उसे देखकर अप्रूव करता है। तो अनलेस एंड अनटिल दूसरा पर्सन उसे अप्रूव करे ये एंट्री आगे जाती नहीं है, तो इसे मेकर चेकर कंसेप्ट या इंटरनल चेक भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेम परचेस की एंट्री में जो स्टॉक यानी क्वांटिटी का जो कॉलम है वो हमारा जो स्टॉकिस्ट है, जो स्टॉक मेंटेन करने वाला जो पर्सन है, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता है, वो पर्सन भरेगा। मतलब अगर मिस्टर ए परचेस की एंट्री कर रहा है तो सारा डेटा पंच करेगा, लेकिन क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला पर्सन ही भर पाएगा। तो परचेस वाला बंदा जब एंट्री पास करेगा, एंट्री बनाएगा, तो उसमें वो इनवॉइस नंबर, किससे परचेस किया है, क्या परचेस किया है, वो सब डालेगा, अमाउंट अमाउंट सब डालेगा, एंड दिस एंट्री विल बी पेंडिंग फॉर द इन्वेंट्री वाला पर्सन। तो इन्वेंट्री वाला पर्सन उस सेम एंट्री को चेक करेगा और क्वांटिटी एंटर करेगा, अपने पास जो इनवॉइस है, अपने पास जो डेटा है उसको चेक करके सब उसको ओके रहेगा, तो उसका भर के उसको ओके करेगा, एंड देन अप्रूवल वाला बंदा उसे अप्रूव। दिस इज इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एम्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए होता है। जैसे सबसे पहला ये पिन डाउन किया जाता है, टू पिन डाउन टू डिफाइन पर्सन्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर पर्टिकुलर एक्ट्स, डिफॉल्ट और ओमिशन बाय द सेग्रीगेटिंग टास्क। टास्क सेग्रीगेट की जाती है कि XYZ टास्क एक बंदा करेगा, PQ और टास्क दूसरा बंदा करेगा, और रिस्पांसिबिलिटीज को क्या किया जाएगा, सेग्रीगेट किया जाएगा। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स एंड एंट्रीज फिजिकल एंड फाइनेंशियल बाय द क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेसेसरी रिकॉर्ड्स, है ना। Then to facilitate the breakdown of routine procedures as to avoid bottlenecks and to establish an even flow of work, or and to reduce to a minimum the possibility of fraud and error. Fraud and error की possibility को
मिनिमम हम करने की कोशिश करते हैं. दिस इज व्हाट इंटरनल चेक डज. आगे बढ़ते हुए अब सवाल ये आता है, सर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स क्या है? तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो ऑडिटर डिजाइन करके मैनेजमेंट को देता है, जिसमें मैनेजमेंट उन क्वेश्चंस के आंसर करती है और इन क्वेश्चन के से की हेल्प से ऑडिटर उस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक इंफॉर्मेशन लेता है, डेटा लेता है और ये क्वेश्चन यूजफुल होते हैं ऑडिट प्लानिंग और इवेल्युएशन के लिए. फॉर एग्जांपल कैश बुक क्वेश्चन आयर, इन्वेंट्री क्वेश्चन आयर, फिक्स्ड एसेट्स क्वेश्चन आयर. जैसे अगर समझना है तो लेट अस अंडरस्टैंड इन्वेंट्री क्वेश्चन आयर क्या होगा. सो कुछ एग्जांपल इन्वेंट्री क्वेश्चन आयर में क्या हो सकते हैं. जैसे सबसे पहला पॉइंट कि आपकी इन्वेंट्री में क्या क्या आइटम्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये जो आइटम्स आते हैं, इसमें रॉ मटेरियल कौन सा होता है, फिनिश गुड्स कौन सा होता है और वर्क इन प्रोसेस कौन सा होता है, उसका भी हम बाइफरकेशन ले लेंगे. दो. थर्ड हम उनसे पूछेंगे कि इन्वेंट्री मेंटेन कहाँ की जाती है, कौन से वेयर हाउसेज है जहां पर आप इन्वेंट्री रखते हो. देन वी विल आस्क हु आर द पर्संस रिस्पांसिबल फॉर इन्वेंट्री मेंटेनेंस, ये क्वेश्चन का पॉइंट रहेगा. फिर हम लोगों से ये भी पूछेंगे हमारा कोई कंप्यूटराइज सिस्टम है इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए या फिर हम मैनुअल इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, कोई बारकोड सिस्टम है क्या. देन वी विल आस्क सर ईयर में कितने बार इन्वेंट्री फिजिकली काउंट की जाती है, क्या वो सरप्राइज चेकिंग होती है क्या, और अगर वो काउंट किया तो उसका रिजल्ट क्या है, अगर कुछ डेविएशन तो आप उसको ट्रीटमेंट कैसा करते हो, आपका मिनिमम इन्वेंट्री का लेवल कितना है, मैक्सिमम इन्वेंट्री का लेवल कितना है, एवरेज इन्वेंट्री का लेवल कितना है, रीऑर्डर लेवल कितना है, यील्ड रेशियो कितना है, आप रिक्विजिशन स्लिप्स एक्सेट्रा मेंटेन करते हो या नहीं करते हो. ये सारी चीजें हम ऐड करेंगे इन्वेंट्री के क्वेश्चन में ताकि हमें बेसिक डेटा मिले और हम उसका यूज करके हमारा ऑडिट आगे प्लेस करें. सिमिलरली फिक्स एसेट के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से फिक्स एसेट्स है, कहाँ पर रखे गए हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करता है, किस परसेंट से चार्ज करता है, फिक्स एसेट रजिस्टर कौन मेंटेन करता है, इस साल कोई नया एसेट ऐड हुए हैं क्या, इनके इनवॉइसेस कहाँ पर है, क्या हमें इनवॉइसेस मिल सकते हैं क्या, फिक्स एसेट्स हो क्या, करते हो तो सिस्टम कैसा है. दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन. इस तरीके से हम हर चीज का क्वेश्चनर्स बना सकते हैं. कैश का क्वेश्चनर अलग, बैंक का अलग, इन्वेंट्री का अलग, फिक्स एसेट्स का अलग, और आप जितना चाहो उतना उसमें क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो और जैसा पॉसिबल हो वैसा हमारे लिए हम डेटा या इंफॉर्मेशन गैदर या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स. अब डिफरेंस क्या है सर एक चेकलिस्ट में और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में. तो चेकलिस्ट में क्या होता है, checklist is used at the commencement of audit and reported back after completion of audit. Audit start करने के पहले हम एक checklist बनाते हैं जो हर एक ऑडिट असिस्टेंट या ऑडिट टीम मेंबर के पास में होता है और थ्रू आउट ऑडिट इसको यूज किया जाता है कि ये पॉइंट्स हमको चेक करने थे, क्या हमने वो चेक किया या नहीं किया, और कमेंसमेंट पे यूज होता है, स्टार्ट होता है और ऑडिट कंप्लीट होने के बाद में वो रिटर्न किया जाता है जिससे हम वेरीफाई करते हैं कि सारा काम ठीक हुआ या नहीं हुआ है. जबकि इंटरनल क्वेश्चनर इट कैन बी इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड रिपोर्टेड बैक इमीडिएटली, कभी भी दे सकते हैं हम. ये स्टार्टिंग में सारी चेकलिस्ट दे दिया और जब हम फिक्स एसेट्स को वेरिफिकेशन करने के लिए पहुंचे तब हमने फिक्स एसेट का क्वेश्चन दे दिया कि हम भर के हमको इमीडिएटली दे दो ताकि हम फिक्स एसेट को वेरीफाई कर पाए. ये इन्वेंट्री का क्वेश्चन दे दिया या कैश का क्वेश्चन दे दिया, तभी कभी आप हमको ये फिलअप करके इनके आंसर्स करके मैनेजमेंट हमको देगी ताकि हम उसका आगे यूसेज करें. चेकलिस्ट कमिटमेंट के टाइम आता है और एंड के समय रिटर्न किया जाता है. इंटरनल क्वेश्चनर्स, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स कभी भी दे सकते हैं और उसे इमीडिएटली फिलअप करके हम वापस भी ले लेते हैं. इशू टू किसे इशू करते हैं हम, चेकलिस्ट हम इशू करते हैं हमारे ऑडिट स्टाफ को, हमारे एंगेजमेंट टीम को. कौन से पॉइंट्स है जो उनको फॉलो करना है, जबकि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर इशू किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर पोजीशन, ताकि वो उसको फिलअप करके हमें रिटर्न करें. चेकलिस्ट में जो कंटेंट होता है वो इंस्ट्रक्शंस होती है जो ऑडिट असिस्टेंट को फॉलो करनी है. इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आंसर किसको करना है, मैनेजमेंट को करना है या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को करना है. चेकलिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दैट इट वर्क्स एज अ गाइडलाइन फॉर ऑडिट स्टाफ सो दैट कोई चीज वेरीफाई करने से ना छूटे. जबकि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड टू नो अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड टू इवैल्यूएट द वीकनेसेस देयर इन इफ एनी. यह है इंटरनल कंट्रोल का मेन क्वेश्चनर का मेन ऑब्जेक्टिव. आगे बढ़ते हुए अब सर इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल
एंड इंटरनल चेक में क्या डिफरेंस है? इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, जो चेकिंग का वे होता है, इट इज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम, ईच कंपोनेंट ऑफ वर्क इज चेक। यानी इंटरनल ऑडिट में हर एक कंपोनेंट चेक किया जाता है, जबकि इंटरनल कंट्रोल में एक कंट्रोल सिस्टम है, जो वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर। किसी एक का काम दूसरा पर्सन चेक करता है इंटरनल कंट्रोल में। और इंटरनल चेक में क्या होता है कि ये रूटीनली ऑपरेट किया जाता है, जहां पे हर और ट्रांजैक्शन का हर एक पार्ट चेक किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल ऑडिट का? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड टू डिटेक्ट फ्रॉड। इंटरनल ऑडिट में हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं और फ्रॉड को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि इंटरनल कंट्रोल में एक मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि फ्रॉड होवे ही ना, हम फ्रॉड को प्रिवेंट करें, हमारे एसेट को सेफगार्ड करें, और अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है तो उसे विद इन द टाइम डिटेक्ट भी कर ले। तो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ये इंटरनल कंट्रोल का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इंटरनल चेक का जो ऑब्जेक्टिव इज दैट नो वन एम्प्लॉय हैज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर एनी ट्रांजैक्शन, है ना। किसी एक ट्रांजैक्शन पे के ऊपर किसी सिंगल एम्प्लॉय का पूरा कंट्रोल होना नहीं चाहिए, ताकि मेकर चेकर कंसेप्ट रहे। इंटरनल ऑडिट जो होता है, इट इज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम वर्क इज चेक डन, है ना। तो इंटरनल ऑडिट क्या होता है, जब काम होने के बाद उसे चेक करते हैं, जबकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम साइमल्टेनियसली वर्क करता है, वर्क हो भी रहा है और चेक भी हो रहा है। और इंटरनल चेक जो होगा हमारा, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस आर डिवाइस वेयर इन वर्क ऑफ एन एम्प्लॉय इज चेक कंटिन्यूअसली बाय कोरिलेटिंग इट विद द अदर वर्क, है ना। और इंटरनल ऑडिट का जो मेन थ्रस्ट होगा इज टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, जबकि इंटरनल कंट्रोल का मेन थ्रस्ट होगा टू प्रिवेंट द एरर, जबकि इंटरनल चेक का मेन थ्रस्ट होगा टू फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिवीजन ऑफ वर्क टू अवॉइड डुप्लीकेशन। इंटरनल ऑडिट में जो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होगी, ये अकाउंटिंग से ज्यादा कोई इंटरनल ऑडिट का हमारा स्पेसिफिक सिस्टम होगा। सो ओवर एंड अबव योर नॉर्मल अकाउंटिंग, उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। इंटरनल कंट्रोल में द सिस्टम प्रूव्स टू बी कॉस्टली इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, है ना। और जबकि इंटरनल चेक, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अ मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, देयरफॉर डज नॉट ऐड टू द कॉस्ट। इंटरनल ऑडिट की एक रिपोर्ट बनती है, ठीक है ना। द इंटरनल ऑडिटर सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, जबकि इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड्स फॉर built in the MIS report and summary of day-to-day transaction work as report up to the senior। ये होता है इंटरनल चेक में। सो आई होप आपको ये डिस्टिंक्शन पूरा ध्यान में है। एक बार आप लोग देख लीजिए कि इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक में क्या डिफरेंस है। देन इंटरनल कंट्रोल हमने जो पहले भी डिस्कस किया, एक बार क्विकली देख लेते हैं। The internal control system comprises all methods and procedures adopted to assist in achieving the objectives of efficient conduct of business, ensure adherence to management policies, safeguarding assets, prevention of and detection of fraud and error, accuracy and completeness of the accounting records, etc., etc. Internal control refers to a process that is designed for helping the organization to accomplish goal and objectives to the people of the organization and information technology system, whereas internal check is a part of internal control. आपके आंसर में कुछ पॉइंट्स ऐड करने के लिए डिटेल्स काम आ सकती है। देन एसेंशियल्स क्या है, एसेंशियल्स आइटम्स क्या है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। सबसे पहला, फॉर द प्रॉपर डिवीजन ऑफ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फॉर प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू परफॉर्म and record the transactions, for adoption of proper practices for adherence with management policies, for proper review and authorization of all transactions before they are recorded in the books of account and safeguarding all business assets, and proper internal control check, और लास्ट में proper internal control, internal audit सिस्टम। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के कुछ एसेंशियल्स है। जैसे सबसे पहला, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फंक्शन वाइज डिवाइड हो जानी चाहिए, कि फंक्शन ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड पर्सन की है, सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पर्सन की है। लाइक दिस हम फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट देंगे। और फिर ये जो ड्यूटीज हमने परफॉर्म की है या डिस्ट्रीब्यूट की है, इनका प्रॉपर ऑथराइजेशन भी होना चाहिए और प्रॉपर असाइनमेंट भी होना चाहिए। देन जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस है वो प्रॉपरली फॉलो हो रही है, और उसका हर एक एम्प्लॉय या हर एक पर्सन इन द सिस्टम फॉलो कर रहा है ना।
और रिव्यू एंड ऑथराइजेशन ऑफ हर एक ट्रांजैक्शन का हो रहा है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में जाने से पहले, कि एक पर्सन ऑथोराइज कर रहा है, फिर एंट्री पास हो रही है, उसका रिव्यू हो रहा है, एंड देन वो आगे जा रहा है। प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल चेक इन प्लेस है और इंटरनल ऑडिट सिस्टम भी काम कर रहा है। दीज आर फ्यू एसेंशियल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब सवाल ये आता है कि सर इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए इंटरनल कंट्रोल के आप लोगों के हिसाब से। तो इंटरनल कंट्रोल के कुछ सबसे पहला कंप्लायंस। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी लॉज और अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स है उनका कंप्लायंस समय पर हो जाए, विदाउट एनी डिले या विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो सबसे पहला इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है टू कंप्लायंस। देन रिलायंस, रिलायंस का मतलब क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्लेस में होने की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज में, उसके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और चांसेस ऑफ फ्रॉड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देन सेफगार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स का, एम्प्लॉयज का, एसेट्स का सेफगार्ड होता है, एक फुल प्रूफ पॉलिसी और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। देन सिक्योरिटी, to provide security to customers and employees and property of the organization. Physical security system like security guards, locks and anti-theft devices are used for providing this protection. है ना, हमारे जो assets है, हमारा जो staff है, हमारी जो policies है या जो system है, उसको safety करने के लिए, security के लिए भी internal control काम में आता है। Then increased efficiency, जो हमारा human resource है उनकी efficiency बढ़ेगी क्योंकि उनको एक system दे दिया है कि ऐसे से ही काम करो। तो वो अगर उस सिस्टम में काम कर रहे हैं तो दे विल बी एट प्राइमा फेसी एश्योरेंस की कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, सब चीजें ठीक हो रही है, तो उनकी इफिशियंसी बढ़ेगी। इवैल्यूएशन करना आसान होगा, है ना, रिव्यू एंड करेक्शन करना आसान होगा क्योंकि टू एक पर्सन काम कर रहा है, दूसरा उसको रिव्यू कर रहा है, देन वो करेक्ट हो रहा है। सबसे पहले हमने इंटरनल कंट्रोल के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं दैट वी आर स्टडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। और ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले पढ़ा कंप्लायंस, कंप्लायंस करने के लिए, रिलायंस बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, फ्रॉड कम करने के लिए, हमारे जो असेट्स है, अकाउंट्स है, एम्प्लॉयज उनका सेफगार्ड करने के लिए, और ये सिक्योरिटी के लिए फिजिकल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए, रिव्यू एंड करेक्शन करने के लिए भी काम में आता है। इसके साथ ही ऑथोराइजेशन टू प्रोवाइड प्रॉपर अथॉरिटी फॉर परचेज, सेल, वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन एंड पोजीशन ऑफ असेट्स। देन डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीगेट करने के भी काम में आता है ये। एक्यूरेट प्लानिंग करने के काम में आता है इंटरनल कंट्रोल। कन्फर्मिटी विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है या नहीं चेक करने के लिए इंटरनल कंट्रोल काम आता है। अप्रोप्रिएट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, है ना, कि सारे पर्सन, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी सारे प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और रिसोर्सेज का सेफगार्डिंग, प्रोटेक्शन करने के भी काम में आता है। और साथ में सेटिंग अप फ्यूचर कॉर्पोरेट गोल्स की भी हमारे काम में आता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या इंटरनल कंट्रोल। फिर सर ये इंटरनल कंट्रोल के एडवांटेजेस क्या है, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इंटरनल कंट्रोल होने के। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। सो इंटरनल कंट्रोल क्या करेंगे, हमारी इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। सारे काम अलोकेट हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, चेकर वेकर कंसेप्ट है, सिस्टम इन प्लेस है, तो हमारी इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा। तो सारी चीजें बढ़ेगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा और कॉस्ट कम होगा, तो इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा। जो भी हमारे फ्रॉड और एरर या इरेगुलरिटीज है उसे प्रिवेंट करने के काम में आएगा। जो मिस अप्रोप्रिएशन अगर कुछ होने वाला है तो इंटरनल कंट्रोल से रुक जाएगा, वो नहीं होगा। और एम्प्लॉयज को हाईएस्ट लेवल का क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हम हमारा काम, हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। ये कुछ एडवांटेजेस है इंटरनल कंट्रोल के। फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है प्रिवेंटिव कंट्रोल। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल एज द नेम सजेस्ट, हमारा पहला फोकस है इसमें टू प्रिवेंट फ्रॉड और एरर। हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, हम होने ही नहीं देंगे। जिसमें आता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, हम ड्यूटीज सेग्रीगेट कर देंगे अलग अलग लोगों को। देन आता है अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन, कोई पर्सन अप्रूव करेगा, देन ऑथराइज होगा, देन वेरिफिकेशन भी होगा उसका। देन आता है ऑफ असेट्स, प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव, असेट को सिक्योर रखेंगे। प्रिवेंटिव में अगर सब ठीक हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव में अगर कुछ एरर हो गया तो हमको कौन सा कंट्रोल लगाना पड़ता है, डिटेक्टिव कंट्रोल। सो डिटेक्टिव में क्या होता है, रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंसेस होते हैं, जो भी परफॉर्मेंसेस के उनका रिव्यू होता है। साथ में क्या होता है, रिकंसिलेशन होता है। जैसे बैंक रिकंसिलेशन अगर करेंगे
तो डिटेक्ट हो जाएगा कि कौन सी एंट्रीज बैंक में हमने पास की नहीं है, कौन से ऐसे चेक है जो क्लियर नहीं हुए फिर भी पड़े हुए अकाउंट्स में। क्या ऐसा तो नहीं 1 लाख के जगह पे 10 लाख की एंट्री कर दिया, तो ये डिटेक्टिव कंट्रोल जिससे डिटेक्ट हो जाएगा। देन फिजिकल इन्वेंट्री, हम इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करेंगे ताकि हम डिटेक्ट कर पाए कि हमारा जो इन्वेंट्री का रजिस्टर है और एक्चुअल में जो फिजिकल इन्वेंट्री है उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है, और अगर डिफरेंस है तो वो क्यों है। ऑडिट, और लास्ट में करेक्टिव कंट्रोल्स। तुमने क्या करेंगे, पहले प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद में भी अगर कुछ चीजें मिस आउट हो चुकी है तो उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और डिटेक्ट करने के बाद हम उनको करेक्ट भी करेंगे। प्रिवेंटिव कंट्रोल में क्या क्या आता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अप्रूवल, ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी ऑफ असेट। इसमें हम सबसे पहले ड्यूटी सेग्रीगेट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर देंगे अलग अलग लोगों को ताकि कुछ फ्रॉड एरर ना हुए। देन कोई भी ट्रांजैक्शन का अप्रूवल होगा, ऑथराइजेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ में हम एसेट की सिक्योरिटी भी रखेंगे। फिर भी अगर कुछ मिस आउट हो जाते हैं, डिटेक्टिव कंट्रोल्स लगाएंगे जिसमें परफॉर्मेंस रिव्यू होगा या फिर रिकंसिलिएशंस बनेंगे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बनेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है, ऑडिट भी हो सकता है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, करेक्टिव कंट्रोल्स लगाएंगे। एक बार क्विकली हम लोग फिर से देख लेते हैं कि प्रिवेंटिव कंट्रोल में क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, अप्रूवल, ऑथराइजेशन, वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी ऑफ असेट। इसमें क्या होता है, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आर डिजाइन टू डिस्करेज एरर or irregularities from occurring. They are proactive controls that help to ensure departmental objectives are being met. Examples क्या होते हैं उसके, segregation of duties, approval and authorization and verification और security of asset, है ना। Duties are segregated among the different people to reduce the risk of error or inappropriate actions or inappropriate action. Approval authorization में क्या होगा, management authorizes employees to perform certain activities and to execute certain transactions within the limited parameters, और साथ में access to equipment, inventory, securities, cash and other assets is restricted. आगे बढ़ते हुए डिटेक्टिव कंट्रोल में क्या आएगा, डिटेक्टिव कंट्रोल्स आर डिजाइन टू फाइंड एरर्स और irregularities आफ्टर दे हैव occurred. एग्जांपल्स ऑफ डिटेक्टिव कंट्रोल्स आर रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करेंगे, रिकंसिलिएशन करेंगे, फिजिकल इन्वेंटरी का वेरिफिकेशन करेंगे, ऑडिट करेंगे, और एंड में क्या करेंगे हम, करेक्टिव कंट्रोल्स, सो दैट करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। आगे बढ़ते हुए इंटरनल कंट्रोल में क्या स्टेप्स होती है, पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट, एस्टैब्लिश इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू, देन रिस्क असेसमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लान टू प्रिवेंट रिस्क, देन कंट्रोल एक्टिविटीज करेंगे, देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन करेंगे, उसी का मॉनिटरिंग करेंगे। दीज आर फ्यू स्टेप्स इन इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले हम कंट्रोल एनवायरनमेंट करेंगे, यानी एस्टैब्लिश करेंगे इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू, देन असेसमेंट ऑफ रिस्क करेंगे, रिस्क को असेस करेंगे क्या रिस्क है, देन कंट्रोल एक्टिविटीज करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, और आखिर में क्या करेंगे, उसका मॉनिटरिंग करेंगे। बेसिक एलिमेंट्स क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के, दीज आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फाइनेंशियल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन का प्लान, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ कस्टडी ऑफ असेट्स फ्रॉम अकाउंटिंग होना चाहिए, ऑथराइजेशन होना चाहिए, और मैनेजमेंट सुपरविजन एंड रिव्यू भी होना चाहिए। These are important internal control. The various benefits that accrue to the way of internal control क्या हो सकते हैं, अटेनमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो भी हमारे एंटिटी के गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स, उनको अटेनमेंट करने के लिए फायदा हो सकता है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलायबल आएगी, कंप्लायंस होगा विद लॉ एंड रेगुलेशन, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशन होगा, और प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर होगा। लिमिटेशंस क्या इंटरनल कंट्रोल की, डिफिशियंसी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इंटरनल कंट्रोल इनइफेक्टिव, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑर्गेनाइजेशन को हम रख नहीं सकते, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुआ तो क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल कॉस्टली होता है, कई बार पावर का मिसयूज होता है, कई बार दो लोगों के पावर कोलाइड होते हैं तो इश्यूज हो सकते हैं, है ना।
समय के साथ, टाइम के साथ इंटरनल कंट्रोल ऑब्सोलेट हो जाते हैं, है ना? पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन एरर हो ही सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ और फॉलोअप मेजर्स, फ्रीक्वेंट फॉलोअप से क्या हो सकता है, इंटरनल कंट्रोल इनइफेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि काम या वर्क हैम्पर होगा हमारा कई बार इस फॉलोअप की वजह से। दीज आर फ्यू लिमिटेशंस और डिफिशियंसी और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एक बार आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हुए, तो प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इंटरनल कंट्रोल की? मैनेजमेंट की। दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइसिंग एंड डिजाइनिंग इंटरनल कंट्रोल, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके लिए कौन सी है? सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी की रहेगी इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, उनका इफेक्टिवनेस चेक करना, ये मैनेजमेंट का काम है, हमारा नहीं। हम सिर्फ उनको रिव्यू करेंगे। टेक्निक्स क्या होती है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल में? सबसे ज्यादा नैरेटिव टेक्निक, नैरेटिव रिकॉर्ड्स, देन चेकलिस्ट, देन फ्लो चार्ट और देन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनायर। तो नैरेटिव रिकॉर्ड्स में क्या आता है? इट इज अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम. It is appropriate in circumstances where formal control system is lacking, like in the case of small business. Gaps in the internal control system are difficult to identify using a narrative record. एक नरेशन रहेगा कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहा है, ऐसा है, ये सिस्टम है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक पैराग्राफ में या नरेशन में आपको पूरा दे देंगे। कुछ गैप से वो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होगा, है ना? और ये अप्रोप्रिएट कहाँ पर है? इट इज अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस वेयर अ फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम इज लैकिंग, लाइक इन द केस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। चेकलिस्ट में क्या होगा? हम लोग एक चेकलिस्ट देंगे, जैसे हमने पढ़ा कि हमारे स्टाफ को एक चेकलिस्ट देंगे, है ना, हमारे ऑडिट असिस्टेंट्स को, है ना? वो चेकलिस्ट के हिसाब से एक एक पॉइंट चेक करते जाएंगे और एंड में हमको ऑडिट खत्म होने के बाद में अपने सिग्नेचर इनिशियल्स के साथ हमको क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे कि हमने सारा इंटरनल कंट्रोल चेकलिस्ट चेक किया है या नहीं किया है। देन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या होगा? आप फ्लो चार्ट बनाओगे, फ्लो सिस्टम का फ्लो, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इसका आउटपुट क्या आ सकता है। तो एक फ्लो को आप फॉलो करने की कोशिश करोगे। और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर हमने अभी पढ़ा है कि जहाँ पे हम सेट ऑफ क्वेश्चनर्स देंगे जिसका आंसर्स मैनेजमेंट को देने हैं, तो उसमें भी इन द यस और नो फॉर्मेट और एनी अदर काइंड ऑफ आंसर एज में बी सुटेबल। फिर आगे आता है वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। तो ये क्या है? जब हम इन डेप्थ ऑडिट करते हैं या डिटेल में ऑडिट करते हैं, तो उस समय में वाउचिंग और वेरिफिकेशन आता है। सबसे पहले वाउचर क्या है? Voucher is a kind of evidence. A voucher is a piece of substantiating evidence in the form of written record of expenditure or completed transaction. एक डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है। जैसे मान लेते हैं आपको अपने ऑडिट के या जो जिसका आप ऑडिट कर रहे हो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है कि ट्रैवल एक्सपेंडिचर 1000 रुपीज। तो आप उसके ट्रैवल के बिल्स और अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे, तो वो जो वाउचर अलॉन्ग विथ सपोर्टिंग एविडेंसेस जो होगा वो हमारे लिए हो गया वाउचर, हम उसको वेरीफाई करेंगे। टाइप्स ऑफ वाउचर कौन से हो सकते हैं? दिस आर फ्यू टाइप्स ऑफ वाउचर, ओरिजिनल एंड कोलैटरल वाउचर्स। ओरिजिनल वाउचर जो होते हैं उनको प्राइमरी वाउचर्स बोला जाता है एंड दे आर कॉपीज और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड कोलैटरल वाउचर्स, है ना? जो ओरिजिनल वाउचर होगा वो प्राइमरी वाउचर होगा एंड उनकी कॉपीज और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलैटरल वाउचर बोलेंगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाउचर्स, वाउचर में भी जनरेटेड इनसाइड द कंपनी इंटरनल वाउचर और आउटसाइड द कंपनी दैट इज एक्सटर्नल वाउचर। ऑर्गेनाइजेशन का खुद का इंटरनल वाउचर, पेटी एक्सपेंडिचर्स किया या कुछ खर्चा किया जिसका आउटसाइड एजेंसी से कुछ प्रूफ नहीं मिला तो हमने वाउचर बना दिया। और जो ट्रैवल का जो बिल हमारा होगा, बस का या ट्रेन का या प्लेन का जो बिल होगा ट्रैवल एक्सपेंडिचर के केस में, उसका जो बिल है वो हमारे लिए एक्सटर्नल वाउचर हो गया। एंड मिसिंग वाउचर कैन बी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। कैश में वो मिसिंग होगा या कोई एंट्री मिसिंग होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे? मिसिंग वाउचर्स बोलेंगे, है ना? वाउचर मिस हो सकते हैं केयरलेस हैंडलिंग की वजह से या नॉन अवेयरनेस ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स की वजह से, है ना, वगैरह वगैरह। तो वाउचिंग क्या है? वाउचिंग इज द एग्जामिनेशन बाय द ऑडिटर ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस which are available to support the authenticity of the transaction entered in the client's records, है ना? The act of examining all documentary evidences or vouchers is referred to as the vouching. Its basic objective is to establish authenticity of the transactions recorded in the primary books of account. जो primary books of account है उसमें जो एंट्रीज रिकॉर्ड किया है उनका ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना। हम क्या बोलेंगे कि सारी एंट्रीज, जो भी एंट्रीज आपने एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में किया उनके वाउचर्स दिखा दो हमको, और हम एक एक वाउचर को चेक करते जाएंगे। क्लियर हो जाएगा कि ऑल एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय अ काइंड ऑफ वाउचर।
Vouching is said to be essence of auditing and or may be termed as the backbone of auditing. ये हो गया वाउचिंग के लिए. अब आगे टीमिंग एंड लीडिंग या लैपिंग काइंड का फ्रॉड क्या होता है. टीमिंग एंड लीडिंग इज कॉमनली फॉलोड मेथड फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश. टीमिंग एंड लीडिंग कॉमनली फॉलोड मेथड है किसके लिए? कैश मिस अप्रोप्रिएट करने के लिए. Misappropriation of cash by concealing cash shortages and covering them through recoveries from another customer. It is not uncommon in case of cash collection if the internal check and internal control on cash transactions are not proper. जैसे मिस्टर ए ने कुछ पेमेंट कर दिया, हमारे मान लेते डेटर्स है ए बी सी डी, 4 डेटर्स है. ए ने कुछ पेमेंट कर दिया, हमने मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, एज अ कैशियर हमने वो ले लिया, तो कैश तो शॉर्टेज दिखेगी, सब अकाउंट में तो कैश ज्यादा दिखेगी. एक्चुअल में बुक्स में कैश का, एक्चुअल में हमारे पास जो कैश है वो कम रहेगी, क्योंकि ए ने जो कैश दिया है, मान लेते 5000 रुपीज, वो तो हमने ले लिया. लेकिन कुछ समय बाद मिस्टर डी ने भी कैश दिया 5000 रुपए, तो हमने वो कैश के डी की एंट्री पास नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट में और उसकी कैश एंटर कर दिया फिजिकली एंट्री में. तो क्या हो गया? मिस अप्रोप्रिएशन को हो गया. इसी तरीके से अलग अलग कस्टमर को, एक एक कस्टमर को हम रूट आउट करते जाएंगे, तो क्या हो गया? टीमिंग एंड लीडिंग फ्रॉड हो गया. टीमिंग एंड लीडिंग में नॉट amount to fraud, but negligence on the part of management and weakness in the internal check or control may lead to substantial amount of being misappropriated by the cashier, and this may result in a huge loss. The auditor has to follow the following steps for टीमिंग and leading. Ascertain if the cash memos are consecutively numbered, तो cash memos या vouchers जो consecutively या serially numbered होने चाहिए, and the date, name and amount as per delay summary reconcile with the relevant cash receipts or records. reconcile हो रही है नहीं हो रही है. Reconcile individual cash amount as recorded in the rough cash book. Reconcile the receipt as recorded in the rough cash book, main cash book or pre-numbered cash memos. Ensure whether cash receipts are deposited in the bank on timely basis. डेटर्स लेजर को एग्जामिन कीजिए और कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स टाइम टू टाइम लेते रहिए. अब आते हैं ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स. आप रिसिप्ट्स के ऑडिट में क्या क्या चेक करोगे? तो कैश सेल्स, रिसिप्ट मतलब जो पैसा आया. कैश सेल्स में क्या चेक करेंगे हम? कि सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं है, प्रॉपर ऑथराइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारे बिल्स प्रॉपरली बने या नहीं बने हैं, उनका रेट प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ है, टैक्स कलेक्शन इफ एनी प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ है, जो भी कैश मिला है वो हमने कैश रिकॉर्ड कैश बुक में एंट्री की या नहीं की है, फिजिकली कैश टैली हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हम कैश सेल्स में चेक करेंगे. सेल ऑफ असेट में क्या चेक करेंगे? कि असेट सेल करने से पहले वो सेल ऑथोराइज हुआ है कि नहीं हुआ है. इंश्योर करना है कि सेल कैसे हुआ है, किसी एजेंट के थ्रू हुआ है, हमने सेल किया है, और अगर एजेंट के थ्रू हुआ है तो उसका कमीशन कितना है, कैसे कैलकुलेट किया है, टैक्स की कोई रिक्वायरमेंट है वो फॉलो हुई या नहीं हुई है. एक रीजनेबल वेरिफिकेशन करना है कि जो असेट का सेल है प्रॉपर वैल्यू पे हुआ या नहीं हुआ है, सेल प्रोसीड जो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई है, और असेट सेल के ऊपर जो भी प्रॉफिट और लॉस हो उसका करेक्ट अकाउंटिंग हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम चेक करेंगे ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स में. फिर ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर में मेजरली हम क्या क्या चेक करेंगे? अगर ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स हो रहे हैं तो इंश्योर करेंगे कि जो कंपनीज एक्टर्स का कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ डायरेक्टर के साथ में ट्रांजैक्शन का, इसका प्रॉपरली डायरेक्टर ने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया था कि नहीं किया था ट्रांजैक्शन का, जो रिजोल्यूशन या मोशन पास करने से पहले, और कंपनीज एक्ट के और कोई टर्म्स या सेक्शन से या बुक्स ऑफ अकाउंट से जो मेंटेन जो रिकॉर्ड करना है उनको हमने कंप्लाई किया है कि नहीं किया है. एक्सपेंडिचर में जब हम असेट एक्वायर कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे कि प्रॉपर ऑथराइजेशन आपको मिली है या नहीं मिली है, असेट का ओनरशिप हमारे पास में है या नहीं है, वो असेट से हमारे नाम पे नहीं करती है, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है या नहीं है. असेट्स और लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन करने के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी वेरिफिकेशन? बहुत इजी है. सिंपली हम क्या देखेंगे? दैट वेरिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ असेट, असेट है या नहीं है, असेट का वैल्यूएशन करेक्ट है या नहीं है, सही सही डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ऑथोरिटी ऑफ द एक्विजिशन प्रॉपर्ली ऑथराइज हुआ या नहीं हुआ है ना. तो दीज आर फ्यू ऑब्जेक्टिव्स कि हम क्या करेंगे? ओनरशिप वेरीफाई करेंगे, एसेट का एग्जिस्टेंस वेरीफाई करेंगे, उनका वैल्यूएशन चेक करेंगे, उनका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे वो ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड तो नहीं है. दीज आर फ्यू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसेट वेरिफिकेशन. वो ऑर्डर टेक्निक्स ऑफ एसेट वेरिफिकेशन, इंस्पेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे, है ना.
हाउ टू कंडक्ट वेरिफिकेशन वर्क। वेरिफिकेशन वर्क कंडक्ट कैसे करेंगे? सिंपल वर्ड में, सबसे पहले हम एंटिटी से फिक्स एसेट रजिस्टर ले लेंगे और जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट उनको एक बार चेक कर लेंगे कि क्या क्या एसेट्स है। हो सके तो हम उनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे, उनके इनवॉइसेस भी चेक करेंगे, उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसा चार्ज कर रहा है वो भी चेक करेंगे, उनके अगर कोई टाइटल डीड्स है तो वो भी चेक करेंगे क्या वो हमारे ही नाम पर है या नहीं है। अगर इनके अगेंस्ट में कुछ लोन लिया है तो उनका चार्ज रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना लोन लिया है वो भी देखेंगे, वो असेट्स में वर्किंग है या नहीं है, उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू है या नहीं, हम ये भी चेक करेंगे। ये हम चेक करेंगे असेट्स वेरिफिकेशन का समय। साथ में हम ये भी चेक करेंगे असेट्स एंड लायबिलिटी चेक करते समय कि वो ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू नहीं रहे। सारी एसेट डिस्क्लोज करनी चाहिए, सारी लायबिलिटीज डिस्क्लोज करनी चाहिए, उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो डेटर्स लिखे हैं बैलेंस शीट में वो रिकवरेबल या रिसीवेबल होने चाहिए, कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो नहीं है वो भी हम चेक करेंगे। देन हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ हमारे। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के जो आपको आंसर करने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल चेक एंड टू डिस्कस द ऑडिटर्स ड्यूटी इन रिगार्ड्स टू द इंटरनल चेक सिस्टम, distinguish between checklist and internal control questionnaire, internal audit, internal control and internal check. Along with this, internal audit and external audit, internal audit and operational audit, test checking and statistical sampling. Write shorted on the following: walkthrough, test, teaming and leading, internal control and its objectives, cutoff procedure and missing vouchers, and critically comment on proving the truth. ट्रू और फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग देखिए ट्रू और फॉल्स में जवाब दीजिए। देन फिल इन द ब्लैंक्स, कोशिश कीजिए भरने की, मैच द पेयर्स को मैच कीजिए, और एंड में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको मिले हैं। ये कुछ डेटा आज हमने कवर किया है। अगले हम लोग कवर करेंगे मेजरली कंपनी ऑडिट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ऑडिट का कंपनी ऑडिट होता है, जिसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं और जो काफी स्कोरिंग होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर। थैंक यू।